सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। गार के अंदर मुझे और कावेरी को बातें करते करते अंधेरा होने लगा। कावेरी उठते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ, तुम गार के अंदर ही बैठे रहना। गार के अंदर उसकी खास बू की वजह से कोई सांप वगैरह इस तरफ का रुख नहीं करता। याद रखना, बाहर संथावली के मुहाफिज सांप मौजूद हैं। अगर तुम बाहर निकले, उन्हें तुम्हारे जिस्म की अजनबी बू फौरन आ जाएगी और वो तुम्हें उसी वक्त डस कर हलाक कर देंगे। इसलिए जब तक मैं ना आऊं तुम गार से बाहर मत निकलना। मैंने कहा, मुझे तो बड़ी प्यास लग रही है। वो कहने लगी, प्यास तो मुझे भी लगी है। वो सोचने लगी, फिर कहा, तुम ठहरो, मुझे याद आया यहाँ से चंद कदमों के फासले पर शरीफे के जंगली दरख्त हैं और पानी का एक झरना भी है। मैं वहां से पानी पीकर तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। तुम बाहर मत निकलना। वो चली गई। मैंने देखा कि वो गार के दहाने से निकलकर फौरन एक तरफ मुड़ गई। मैं गार के मुंह से कोई 2 कदम पीछे हटकर बैठा था। बाहर शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। बाहर जंगल के दरख्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए लगते थे और रात के बढ़ते फैलते अंधेरे भी तारीक होते जा रहे थे। ताज्जुब की बात है कि उन दरख्तों पर से किसी परिंदे के बोलने की आवाज तक नहीं आ रही थी। अजीब तरह के आसेबी दरख्त थे। जंगल पर कब्रिस्तानों वाला आसेबी सकूत तारी था। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरी बीवी जमीला को तो यहाँ बड़ा डर लग रहा होगा। उसको इस किस्म के आसेबी माहौल में रहने की भला कहाँ आदत थी। अपनी बीवी जमीला के ख्याल से मेरा दिल भर आया। औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बहन भाइयों और माँ बाप की मोहब्बत, ये इंसान की बड़ी कमजोरियां होती हैं। लाख इख्तलाफ हों, आपस में लाख लड़ाई झगड़े हों, लेकिन ये मोहब्बतें कभी कम नहीं होती और मुसीबत का वक्त पड़ने पर यही याद आते हैं। मैं फौजी आदमी हूँ और फौज में भी कमांडो फोर्स में रह चुका था। पक्का कमांडो था, सख्त जान था, जिस्म भी मजबूत था, रूह भी मजबूत थी, लेकिन जमीला को याद करके मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने इतना जरूर किया कि फौरन अपने जज्बात पर काबू पा लिया और आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया। कावेरी वापस आ गई। उसने दोनों हाथों से कुछ पकड़ रखा था। अंधेरे में दूर से कुछ पता न चला। करीब आई तो मालूम हुआ कि उसने केले के एक बड़े पत्ते को कटोरा सा बनाकर उसमें पानी भरा हुआ था। कहने लगी, तुम पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए जंगली शरीफे और केले लाती हूँ। पत्ते का कटोरा मेरे हाथ में देकर वो दोबारा वापस चली गई। मैंने पानी पिया तो मुझे होश आया। हलक वाकई खुश्क हो रहा था। इस बार कावेरी वापस आई तो अपनी साड़ी की झोली में जंगली शरीफे डाल रखे थे। जर्द जंगली केलों का एक गुच्छा उसके हाथ में था। कहने लगी, तुम अपनी भूख मिटाओ, मैंने वहीं थोड़ा बहुत खा कर पानी पी लिया था। बाकी जो कुछ बचे रख लेना। हो सकता है हमें 2 एक रोज इसी गार में रहना पड़े। मैं जाती हूँ, मेरी नसीहत याद रखना, गार से बाहर कदम मत निकालना। ये कहकर वो गार से निकलकर रात के अंधेरे में गुम हो गई। मैं शरीफे और केले खाने लगा। केले छोटे छोटे थे, उनमें हरी छील के केलों वाली खुशबू नहीं थी, मीठे जरूर थे। शरीफे भी थोड़े खट्टे मीठे थे, मगर इस वक्त ये बड़ी नेमत मालूम हो रहे थे। मैं गार के दहाने से थोड़ा पीछे हटकर दीवार के साथ लग कर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या कावेरी वापस आ जाएगी। अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। जमीला मुझसे और दूर हो जाएगी। मैं रिवॉल्वर से मुठ के पुजारियों को तो खत्म कर लूंगा, लेकिन यहाँ जो जहरीले सांप उन्होंने छोड़ रखे हैं उनका मुकाबला कैसे कर सकूंगा। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। जंगल की खामोशी और ज्यादा गहरी हो गई थी। इस बात का मुझे इत्मीनान था कि गार में कोई सांप बाहर से नहीं आएगा, लेकिन मच्छर और चींटियां मुझे तंग करने लगी थीं। मैं बार बार जगह बदलता और मच्छरों को हाथों से इधर उधर हटा देता। आसमान पर बादल जरूर थे, मगर ना हवा चल रही थी ना अभी बारिश शुरू हुई थी। वक्त का कुछ अंदाजा नहीं था। कुछ पता नहीं चल रहा था कि रात कितनी गुजर चुकी है। नींद भी नहीं आ रही थी। बस मैं जागता रहा, मच्छरों को मारता रहा, चींटियों को मसलता रहा और रात गुजरती चली गई। कावेरी को गए मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 ढाई घंटे हो गए थे।
غار के दहाने की तारीकी जंगल की तारीकी में घुल मिल गई थी। कुछ मालूम नहीं था कि गार का दहाना कहाँ खत्म होता है और जंगल का अंधेरा कहाँ से शुरू हो जाता है। एक दो बार मच्छरों ने ज्यादा तंग किया तो बेइख्तियार जी चाहा कि गार से बाहर निकल जाऊं, कम से कम बाहर खुली फिजा तो होगी। फिर ख्याल आता कि कावेरी ने मना किया हुआ है, कहीं सचमुच किसी तरफ से कोई सांप निकलकर हमला ना कर दे। रात यकीनन आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि मुझे बाहर पत्तों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने सांस रोककर गार के दहाने की तरफ देखा। वहां घुप अंधेरा था, उस अंधेरे में कोई शय हरकत कर रही थी। मैंने पूछा, कौन हो? रिवॉल्वर मैंने अपने हाथ में ले लिया। दूसरी तरफ से कावेरी की आवाज आई, मैं हूं कावेरी। मैंने रिवॉल्वर जेब में रख लिया और खुदा का शुक्र अदा किया और जल्दी से पूछा, मेरी बीवी का कुछ पता चला? तुम उससे मिली हो? कावेरी मेरे करीब बैठ गई, कहने लगी, जरा सांस लेने दो, सब कुछ बताती हूँ। लगता था कि वो बहुत सी मालूमात हासिल करके आई है। दिल में मैं दुआ मांगने लगा कि या खुदा, ये कोई खैर की खबर लाई हो। कावेरी कहने लगी, तुम्हारी बीवी जिंदा है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैंने बेताब होकर पूछा, वो कहाँ है? मुझे बताओ, वो जहां भी होगी मैं उसे वहां से निकाल कर ले आऊंगा। कावेरी के चेहरे पर कुछ फिक्र और परेशानी के असरात थे। कहने लगी, वो जहां पर है तुम आसानी से वहां नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकूंगा? मैंने कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, मैं उसे तलवारों की छाओं से निकाल कर ले आऊंगा। कावेरी मेरे पास बैठ गई। गार के बाहर जंगल में अभी तक तारीकी थी। मुझे उसी के जिस्म का धुंधला खाका ही नजर आ रहा था। गहरी सांस लेकर कहने लगी, संतावली मुठ के पुजारी सपेरों ने तुम्हारी बीवी पर बाग अतसु का चिल्ला पूरा कर दिया है। पूरा कर दिया है तो फिर क्या हुआ? मेरी बीवी जिंदा तो है। मैं दिन निकलने से पहले उसे वहां से निकाल लाऊंगा। मेरे पास भरा हुआ रिवॉल्वर है, ये पुजारी सपेरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं पहरा देने वाले सांपों से भी निमट लूंगा। कावेरी अंधेरे में मेरी तरफ देख रही थी। वो चुप थी। मुझे कावेरी के इस अंदाज को देखकर बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, कावेरी, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती कि असल बात क्या है? तब मुझे कावेरी ने असल मुसीबत बताते हुए कहा, तुम्हारी बीवी जिंदा जरूर है, मगर उसके अंदर नाग अत्सु की रस्में पूरी करने के बाद नागिन की सारी खसलतें पैदा हो गई हैं। मेरा जिस्म खौफ और तशवीश से जैसे सर्द पड़ने लगा। मैं अंधेरे में कावेरी के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी बीवी में नागिन की खसलतें पैदा हो गई हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? तो वो बोली, करमदाद, तुम्हें यह बताते हुए मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बीवी आधी नागिन बन चुकी है। अभी उसमें यह काबिलियत पैदा नहीं हुई कि औरत से नागिन बन जाए, लेकिन जो पुरस्रार मंत्र उस पर फूंके गए हैं और पुजारी सपेरों ने उस पर जो नाग जादू किया है, उसके असर से शायद कुछ वक्त गुजरने पर तुम्हारी बीवी में औरत से नागिन सांप बन जाने की काबिलियत पैदा हो जाए। मैं रात के अंधेरे में बुत बना कावेरी की हैरत अंगेज और यकीन में ना आने वाली बातें सुन रहा था। किसी वक्त लगता कि ये सच कह रही है, किसी वक्त महसूस होता कि ये फजूल बातें हैं। जमीला मुसलमान है और एक मुसलमान पर इन तोहमात और जादूगरियों का कभी असर नहीं हो सकता। मैंने कावेरी के बयान को मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, कावेरी, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान इस किस्म के तोहमात पर कभी यकीन नहीं कर सकता। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी बीवी संथावली मुठ में किस जगह पर है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। कावेरी बोली, मैंने तुम्हें बता भी दिया तो तुम वहां पर पहुंचोगे कैसे? रास्ते में कदम कदम पर बेहद जहरीले सांप पहरा दे रहे हैं। वो तुम्हें रास्ते में ही डस कर हलाक कर देंगे। मैंने कावेरी के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया और मिन्नत समाजत के लहजे में कहा, कावेरी, तुम्हें अपने भगवान की कसम है, मुझे मेरी बीवी के बारे में बता दो कि वो मुठ में किस जगह पर है। यकीन करो, सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं जमीला को निकाल कर जिंदा सलामत वापस ले जाऊंगा। कावेरी सोच में पड़ गई। कहने लगी, करमदाद, तुम अपनी बीवी को वापस लाकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। उस पर जो पुरस्रार और खूनी मंत्र फूंके गए हैं और शीश नाग के जिस चिल्ले में से उसे गुजारा गया है, उसके बाद तुम्हारी बीवी नाग देवता की खास नागदासी बन चुकी है। बहुत मुमकिन है कि उसकी याददाश्त भी गायब हो गई हो सकता है वो तुम्हें बिल्कुल ना पहचाने। इसके बावजूद अगर तुम उसे किसी तरह निकाल कर अपने साथ ले भी गए
तो संथावली मुठ का बड़ा पुजारी सपेरा खुद उसकी खोज में निकल पड़ेगा, क्योंकि मुठ की खास नाग दासी का फरार हो जाना नाग देवता की बहुत बड़ी तौहीन है। ये भी हो सकता है कि तुम अपनी बीवी को निकाल कर ले जाओ, तो तुम्हारी बीवी मौका पाकर खुद ही संथावली मुठ में वापस आ जाए। अगर वो खुद वापस ना आई तो पुजारी सपेरा स्याह नाग के साथ खुद उसकी तलाश में निकल पड़ेगा। पुजारी सपेरे को और उसके स्याह नाग को तुम्हारी बीवी की बू आ जाएगी। तुम्हारी बीवी जहां कहीं भी होगी, पुजारी सपेरा वहीं पहुंच जाएगा और तुम्हारी बीवी को काबू करके वापस ले आएगा। अगर तुमने मज़ाहमत की तो वो अपने स्याह नाग से डसवा कर तुम्हें भी हलाक कर देगा। ये बातें मुझे हजारों बरस पहले के जंगली इंसानों की बातें मालूम हो रही थीं। कावेरी जो कुछ बयान कर रही थी, मुझे उस पर जरा सा भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सामने सिर्फ एक ही ख्याल था कि मेरी बीवी जिंदा है। वो शैतान और बदमाश लोगों के कब्जे में है और मुझे हर हालत में उसे उन बदमाश लोगों के चुंगल से छुड़ाना है। कावेरी जब अपनी राम कथा सुना चुकी तो मैंने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, कावेरी, अगर तुम्हें मुझसे और मेरी बीवी से थोड़ी सी भी हमदर्दी है और तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो, तो अपने भगवान के लिए मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी बीवी जमीला को संथावली मुठ के बदमाशों ने कहाँ कैद रखा है। उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। फिर मैं जानूं और मेरा काम। कावेरी ने अब मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बड़ी दर्दमंदी के साथ बोली, ये तुम्हारी हमदर्दी और तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ मिलाने का ख्याल ही तो था जो मुझे यहाँ खींच ले आया, वरना मैं देवगिरी के मंदिर से फरार होकर झांसी भोपाल की तरफ भी जा सकती थी। मैं जो कुछ तुम्हें कह रही हूँ उस पर यकीन करो। अगर तुम्हारी बीवी को वहां से निकालना आसान होता तो मैं उसे अपने साथ ही लेकर आती। ये बात भी मेरे पेश नज़र थी कि कावेरी को अपनी जान का खतरा भी लगा हुआ है। नाग देवी के मंदिर का एक मोजी सांप उसे हलाक करने के लिए बराबर उसका ताक़ुब कर रहा था। इस तरह कावेरी की तवज्जो दो तरफ बढ़ चुकी थी। एक तो वो मेरी बीवी को मुश्किल से निकालना चाहती थी, दूसरे उसे अपनी जान की भी फिक्र थी। उसके पीछे लगा हुआ सांप किसी भी वक्त जंगल में उसे डस कर हलाक कर सकता था। वो मुझे बता चुकी थी कि उसका दुश्मन सांप उसके करीब करीब पहुंच गया है। उसने सांप की बू महसूस कर ली थी। इसके बावजूद ये दलेर औरत मेरे लिए वहां बैठी हुई थी, वरना वो बड़ी आसानी से भारत के किसी भी शहर, किसी भी सूबे की तरफ फरार हो सकती थी। कावेरी ने मुझे इतना बता दिया था कि मेरी बीवी संथावली मुठ के तह खाने में बंद है और मुठ के पुजारी सपेरे और उनके सांप उस पर पहरा दे रहे हैं। मैं उन सपेरों से तो निमट सकता था, मगर सांपों का मुकाबला करना मेरे बस में नहीं था। एक दो सांप होते तो मैं उन्हें खत्म कर देता, मगर यहाँ तो बकौल कावेरी के जहरीले सांप कीड़े मकोड़ों की तरह चल फिर रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सांपों से बचकर मैं अपनी बीवी के तह खाने तक कैसे पहुंचूंगा और फिर वहां से अपनी बीवी को निकालकर सांपों से बचाते हुए कैसे वापस आऊंगा। इस मुहिम को सर करने के लिए मुझे कावेरी की रहनुमाई की सख्त जरूरत थी। मैंने बेबसी से कहा, तो फिर तुम मुझे क्या मशवरा देती हो? क्या तुम उसे किसी तरह निकाल कर यहाँ तक नहीं ला सकती? उसने कहा, मैं खुद इसी सोच में हूँ। आज का दिन गुजर जाए, रात का अंधेरा होते ही मैं दोबारा संथावली मुठ की तरफ जाऊंगी और इस बात का जायजा लूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी को वहां से किस तरफ से और किस तरीके से निकाल सकती हूँ। वो दिन हमने गार में बैठकर ही गुजार दिया। आसमान उसी तरह अबर आलूद था, मगर बारिश नहीं हुई थी। इस दौरान कावेरी फिजा को थोड़ी थोड़ी देर के बाद सूंघ लेती थी, कहने लगी, किसी वक्त मुझे अपने दुश्मन सांप की बू आती है और किसी वक्त दूर हो जाती है। मेरा ख्याल है कि दुश्मन सांप यहाँ संथावली मुठ के सांपों की वजह से जंगल में आगे बढ़ते हुए घबरा रहा है। वो क्यों? मैंने पूछा। कावेरी ने जवाब में कहा, संथावली मुठ के सांप बड़े जहरीले और गुस्सीले सांप हैं। बाहर से कोई भी सांप आ जाए वो उस पर जरूर हमला कर देते हैं। शायद इसी ख्याल से मेरा दुश्मन सांप यहाँ तक आते हुए हिचकिचा रहा है, मगर इतना मुझे अंदाजा हो गया है कि वो इसी जंगल में है और इस इंतजार में है कि मैं उसे कहीं नजर आ जाऊं और वो वहीं मुझे डस कर हलाक कर दे। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया और जंगल में बादलों और दरख्तों के गुंजान होने की वजह से रात होने से पहले ही रात की तारीकी छा गई, तो कावेरी मेरी बीवी के फरार का जायजा लेने के लिए संथावली मुठ की तरफ चल पड़ी। जाने से पहले मैंने उसे कहा, कावेरी, दुश्मन सांप से होशियार रहकर जाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करो, अगर मेरे दुश्मन सांप को मेरी बू आ जाती है, तो मुझे भी उसकी बू आ जाती है। वो इतनी आसानी से मुझे अपना शिकार नहीं बना सकेगा। कावेरी चली गई। उसके जाने के बाद मुझे बार बार यही ख्याल आने लगा कि दुश्मन सांप जंगल में मौजूद है, कहीं वो कावेरी को गाफिल पाकर डस ना ले। अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो कुछ पता नहीं है कि संतावली मुठ किस जगह पर है, और शैतान सिफ्त पुजारी सपेरों ने मेरी बीवी को जिस जगह कैद कर रखा है, मैं वहां तक किस तरह पहुंचूंगा। मैं खुद इस पोजीशन में नहीं था कि उसके पीछे जा सकता। जिस गार में हमने पनाह ले रखी थी, वहां से लेकर संथावली के मुठ तक जहरीले सांपों की हकूमत थी। कावेरी तो फिर सांपों की बू पाकर उनसे बचाव का कोई तरीका इख्तियार कर सकती थी, लेकिन मेरे लिए उनसे बचना मुश्किल था। इसके बावजूद ये उस बहादुर औरत की हिम्मत थी कि वो महज मेरे और मेरी बीवी के साथ इंसानी हमदर्दी की वजह से अपने आप को खतरे में डाले हुए थी। मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा रहा और गुजरी हुई रात की तरह वो रात भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। वक्त का कोई एहसास नहीं था। मच्छर और चींटियां हमला आवर हो रही थीं, और मैं उनका मुकाबला भी कर रहा था, और जंगल की खामोशी पर कान भी लगा रखे थे कि कब कावेरी के आने की आहट सुनाई देती है। काफी वक्त गुजर गया, कावेरी नहीं आई। मैं गार में उठकर कभी उस तरफ हो जाता, कभी दूसरी तरफ होकर बैठ जाता। आग जलाकर धुआं भी नहीं कर सकता था कि मच्छरों से जान छूटे। कावेरी ने मुझे ऐसा करने से मना किया हुआ था। धुएं की बू पुजारी सपेरों तक जा सकती थी, और वो ये मालूम करने वहां आ सकते थे कि इलाके में आग किसने जलाई है, और हमारा भेद खुल सकता था। जंगल पर एक बार फिर रात की गहरी खामोशी तारी हो गई थी। इस खामोशी में किसी किसी वक्त सीटी की बारीक सी आवाज सुनाई दे जाती थी। कावेरी ने मुझे बताया था कि ये जंगल में पहरा देने वाले मुहाफिज सांपों की आवाज है। इस आवाज को सुनकर मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर सी दौड़ जाती थी। सांप इंसान का ऐसा दुश्मन है कि जिसका कुछ पता नहीं होता कि कब किस तरफ से आकर अचानक हमला कर दे। और इस जंगल के सांप ऐसे जहरीले थे कि बकौल कावेरी के जिसको डस लें उसकी उसी वक्त मौत वाक़या हो जाती है। आखिर मुझे जंगल की खामोशी में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं आंखें फाड़कर जंगल के अंधेरे में देखने लगा। तारीकी में से एक साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ। साया करीब आया तो मैंने कावेरी को पहचान लिया। उसका सांस कुछ फूला हुआ था। कहने लगी, एक सांप ने मुझ पर हमला कर दिया था। क्या वो तुम्हारा दुश्मन सांप था? नहीं, कावेरी ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा। उसकी बू मेरे दुश्मन सांप की नहीं थी, वो संथावली का मुहाफिज सांप था। ऐन वक्त पर मुझे उसकी बू आ गई और मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जब उसका सांस ठीक हो गया तो उसने मुझे बताया कि वो संथावली का पूरा जायजा ले आई है। जमीला अभी तक उसी तय खाने में कैद है। कैद तो नहीं कहना चाहिए, उसकी अपनी आधी शख्सियत खत्म हो गई होगी, और अब उसके दिल में वहां से फरार हो जाने का ख्याल नहीं आता होगा। कुछ नाग देवी के पुजारियों ने जमीला को सांप से सारी रात डसवा डसवा कर उसके खून में सांप की खसूसियात पैदा कर दी थी। बाकी की कसर संथावली मुठ के पुजारी सपेरों ने उस बेचारी पर सांपों के खुफिया मंत्र फूंक फूंक कर उसको सांपों के चिल्ले के मराहिल से गुजार कर पूरी कर दी। बहरहाल, चूंकि तुम हर हालत में अपनी बीवी को यहाँ से निकाल कर साथ लेकर जाना चाहते हो, इसलिए हम उसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने पूछा, तुमने वहां से जमीला को निकालने की कोई तरकीब सोची है? तुम तो सारी जगह खुद देख कर आई हो। कहने लगी, संथावली मुठ के पीछे एक गहरी खाई है, मैंने उस खाई में उतर कर देखा है। ज्यादा गहरी नहीं, ये खाई आगे जाकर एक नहर के किनारे पर निकल आती है। नहर वहां से ज्यादा दूर नहीं। जमीला को तय खाने से निकालने की सूरत में हमें उसी खाई से गुजरकर नहर पर आना होगा। यही रास्ता मुझे सबसे ज्यादा महफूज लगता है, क्योंकि खाई में से गुजरते हुए मुझे किसी सांप की बू नहीं आई। नहर ज्यादा बड़ी नहीं। पश्चिम की तरफ नहर के पार जट्टाधारियों का 6 कोस का जंगल है। उस जंगल के आगे ढायागढ़ का रेलवे स्टेशन आता है। एक बार हम वहां तक पहुंच गए तो संथावली मुठ के सांपों और पुजारी सपेरों से महफूज हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बीवी के फरार का जब इन लोगों को पता चलेगा, तो पुजारी सपेरा उसकी तलाश में निकल पड़ेगा। फिर सिर्फ उसी एक सपेरे और उसके सांपों का खतरा होगा। मैंने कहा, हम जमीला को मुठ के तहखाने से निकाल लेंगे, कैसे? कावेरी ने कहा,
उसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि तुम मेरे साथ चलोगे और जहां मैं तुम्हें छुपने को कहूं तुम वहां छुप कर मेरी वापसी का इंतजार करोगे। भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारी बीवी को साथ ही लेकर आऊंगी। मैंने कहा, क्या हम अभी ना इस मुहिम पर निकल चलें? कावेरी बोली, ये काम हमें आज ही रात करना होगा, मगर अभी नहीं। मैं उधर देख कर आई हूँ, अभी वहां पुजारी सपेरे भजन कीर्तन कर रहे हैं। उनका भजन कीर्तन जो वो सांपों के आगे करते हैं आधी रात तक जारी रहेगा। हम रात के पिछले पहर यहाँ से निकलेंगे। कावेरी को वक्त का अंदाजा था। वो संथावली मुठ में पुजारी सपेरों को सांपों के आगे भजन कीर्तन करते देख आई थी। कम से कम उसे ये जरूर मालूम था कि उनका भजन कीर्तन किस वक्त खत्म होगा। सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम गार के दहाने के करीब अंदर की तरफ बैठे रहे। किसी वक्त मुझे यकीन नहीं आता था कि कावेरी मुठ के तय खाने में से मेरी बीवी को निकाल लाएगी। वहां के जो हालात उसने बताए थे वो बड़े खतरनाक थे। जब मैंने कावेरी के आगे इस बारे में शको शुबे का इजहार किया तो उसने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। फिर आहिस्ता से बोली, भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हारी बीवी को वहां से निकाल लाऊंगी। अगर मैं वापस ना आई तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं। फिर तुम एक मिनट भी जाया ना करना और वहां से ढायागढ़ के स्टेशन की तरफ भाग जाना, क्योंकि मेरे मर जाने की सूरत में तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में होगी। मैंने कहा, कावेरी, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। अब मैं इस मनहूस जंगल से अपनी बीवी को साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। कावेरी चुप हो गई। शायद वो समझ गई थी कि एक गैरतमंद और मोहब्बत करने वाले खाविंद की हैसियत से मुझे यही करना चाहिए। हम काफी देर तक धीमी आवाज में बातें करते रहे। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कुछ रकम बची हुई है, हम ढायागढ़ से रेलगाड़ी के टिकट खरीद सकेंगे। उसने पूछा, जमीला बहन के वापस मिल जाने के बाद तुम यहाँ से किस तरफ जाओगे? मैं तो राजस्थान की तरफ चली जाऊंगी, वहां हमारे रिश्तेदारों का घर है। मैंने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ढायागढ़ से रेलगाड़ी किस किस तरफ को जाती है। मेरा इरादा जमीला को अपने साथ लेकर दिल्ली जाने का है। वहां मेरा एक हमदर्द दोस्त रहता है। दिल्ली से हम पंजाब की तरफ जाएंगे और वहां से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसी तरह बातें करते करते काफी रात गुजर गई। तब कावेरी बोली, मेरा ख्याल है अब हमें अपनी मुहिम पर निकल पड़ना चाहिए। गार के बाहर आकर उसने फिजा को तीन जानिब से सूंघा। वो अपने दुश्मन सांप की बू ले रही थी। कहने लगी, दुश्मन सांप की बू किसी वक्त आती है, किसी वक्त गायब हो जाती है। वो बराबर मेरी तलाश में है, लेकिन मैं पूरी तरह से होशियार हूँ। उसके बाद हम जंगल में चल पड़े। रात की तारीकी ने जंगल को अपनी लपेट में ले रखा था। जंगल में चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हम जिस इलाके से गुजर रहे थे वहां बांस के घने झुंडों ने छत डाल रखी थी और अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि कावेरी मुझे नजर नहीं आ रही थी। वो झाड़ियों के दरमियान से गुजर रही थी। उसके गुजरने से झाड़ियों की टहनियों की जो आवाज आती थी, मैं उस आवाज के अंदाजे से पीछे पीछे चल रहा था। मैं बुज़दिल नहीं था और फिर वो मेरी भरपूर जवानी का भी ज़माना था। इसके बावजूद मुझे सांपों का डर लगा हुआ था। एक दो बार मैंने इस ख्याल से ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारा कि अगर इधर-उधर कोई सांप हो तो वो डर कर भाग जाए। इस पर कावेरी रुक गई। अंधेरे में मुझे बिल्कुल पता न चला कि वो चलते-चलते रुक गई है। मैं उससे टकरा गया। उसने दबी आवाज़ में मुझे डांटते हुए कहा, तुम ज़मीन पर ज़ोर से पाँव क्यों मारते हो? मैंने आहिस्ता से कहा, इसलिए कि अगर रास्ते में कोई सांप हो तो वो भाग जाए। कावेरी ने सरगोशी में कहा, सांप तुम्हारे पाँव की धमक से भागेगा नहीं, बल्कि तुम पर हमला ज़रूर कर देगा। ये मुठ के मुहाफिज सांप हैं, पाँव दबा कर चलो। और वो चल पड़ी। उस वक्त कावेरी मेरे बिल्कुल करीब थी। उसका चेहरा मुझे धुंधला धुंधला नजर आया था। जब वो आगे चली तो दोबारा अंधेरे में गायब हो गई। मैं उसके कोई एक कदम पीछे चल रहा था। बांसों का झुंड खत्म हो गया। जरा खुली जगह आ गई। यहाँ अंधेरे में कावेरी का साया मुझे दिखाई देने लगा। वो एक तरफ मुड़ गई। ये जगह नशेब में थी। आगे फिर थोड़ी सी चढ़ाई आ गई और जमीन दोबारा हमवार हो गई। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। चूंकि अंधेरे में मुझे उसके जिस्म का ह्योला नजर आ रहा था, इसलिए मैं भी रुक गया। इस बार मैं उसके ऊपर गिरा नहीं। अपना चेहरा मेरे करीब लाकर उसने सरगोशी में कहा, आगे पत्थर की 6-7 सीढ़ियां हैं, ध्यान से उतरना। ये एक खुश्क तालाब है। चंद कदम चलने के बाद वो नीचे उतर गई। मैं भी संभल संभल के नीचे उतरने लगा। ये पथरीली सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां उतरने के बाद हम खुश्क तालाब में जगह जगह उगी हुई घास की झाड़ियों में चलने लगे।
घास रात भर शबनम के गिरने से गीली हो रही थी। ये कोई 50-60 फुट चौड़ा खुश्क तालाब था। आगे फिर पत्थर की सीढ़ियां आ गईं, जिन पर से गुजरकर हम तालाब के दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ कावेरी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर सामने की जानिब कुछ दिखाते हुए कहा, वो रोशनी देख रहे हो? सामने दूर तक तारीकी ही तारीकी थी। उस तारीकी में किसी वक्त रोशनी की धीमी सी लो उभर कर गायब हो जाती थी। कहने लगी, ये संथा वली मुठ के दरवाजे पर जलने वाली मशाल है। हम बड़े खतरनाक इलाके में दाखिल हो गए हैं। मेरी बाएं जानिब होकर मेरे साथ साथ चलो। मैंने ऐसा ही किया। वो मुझे संथावली मोड़ के दरवाजे की सिमत से दाएं जानिब होकर लेकर जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मशाल की रोशनी नजर आना बंद हो गई। यहाँ बड़े बड़े चट्टानों के साइज के पत्थर जमीन पर जगह जगह उभरे हुए थे। हम उन पत्थरों के दरमियान से होकर गुजर रहे थे। अचानक कावेरी ने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं बिल्कुल उसके साथ लग गया, बल्कि खुद उसने मुझे अपने साथ लगा लिया था। फिर कंधे से दबाकर मुझे नीचे बिठा दिया। उसका सांस तेज तेज चल रहा था। मैं घबरा गया कि खुदा जाने क्या हो गया है। उसने मेरे कान में सरगोशी की, खामोश रहना। जंगल की रात बड़ी डरावनी और चुड़ैलों के कब्रिस्तान की तरह खामोश थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ लग कर बिल्कुल बैठे हुए थे। मुझे कावेरी के सांस की आवाज के साथ साथ उसके दिल के धड़कने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो भी चुप थी। अचानक मुझे एक लंबी सीटी की आवाज सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस आवाज को पहचानता था। ये सांप की सीटी की आवाज थी। जिन लोगों को कभी वस्ती हिंद के जंगलों में रात को गुजरने का इत्तफाक हुआ हो, सिर्फ वो ही इन जंगलों की रातों की हैबतनाक आसेबी खामोशी का अंदाजा कर सकते हैं। सांप की सीटी की आवाज थोड़ी थोड़ी देर के बाद बुलंद होती और फिर सन्नाटा छा जाता। कावेरी ने अपने मुंह से सीटी की बड़ी बारीक और तेज आवाज निकाली। वो वक्फे वक्फे से ये आवाज निकालती रही। उसके बाद जंगल में से जो सीटी की आवाज सुनाई दी थी, वो खामोश हो गई। जब 2-3 मिनट तक सांप की सीटी की आवाज ना आई, तो कावेरी ने उठते हुए धीमी आवाज में कहा, यह मुठ के मुहाफिज सांप की आवाज थी। आ जाओ, आगे कोई खतरा नहीं। हम एक पथरीली ढलान उतरने लगे। ढलान खत्म हुई तो सामने एक स्याह दीवार आ गई। कावेरी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरी तरफ ले गई। ये स्याह दीवार असल में एक बहुत बड़ी चट्टान थी। यहाँ ऐसी आवाज आने लगी जैसे पानी नीचे गिर रहा हो। कावेरी ने मेरे कान के पास मुंह लाकर कहा, यहाँ से एक झरना बहता है, हम उसी तरफ जाएंगे। हम झरने के पानी के करीब आ गए। अंधेरे में मुझे झरना दिखाई नहीं दे रहा था। कावेरी थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुक जाती और मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कर लेती। उसे डर था कि जंगल की अथाह तारीकी में कहीं मैं भटक न जाऊं। झरने की आवाज जब थोड़ी पीछे रह गई, तो मुझे अंधेरे में दरख्तों के दरमियान जरा ऊंची जगह पर किसी झोंपड़ी का धुंधला सा खाका दिखाई दिया। कावेरी चबूतरे की चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गई। मैं उसके साथ साथ था। चबूतरे पर एक झोंपड़ा सा बना था। कावेरी झोंपड़े के बाहर बैठ गई। मैं भी अंधेरे में उसके पास बैठ गया। वो धीमी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ ठहर कर मेरी वापसी का इंतजार करना होगा। अपने खुदा से प्रार्थना करना कि मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा सलामत लेकर वापस आ जाऊं। मैंने आहिस्ता से कहा, ज्यादा देर ना लगाना कावेरी। जिस तरह भी हो सके मेरी बीवी को लेकर वापस आना। वो बोली, भगवान ने चाहा तो मैं जमीला को साथ ही लेकर आऊंगी, लेकिन अगर दिन का उजाला होने लगे और मैं वापस ना आई तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं। फिर तुम वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें कहा है। अब मैं चलती हूँ। यहाँ से हरगिज हरगिज इधर उधर मत होना। वो चबूतरे की ढलान उतर गई। मैंने तारीकी में उसको साए की तरह चबूतरे से उतरकर सामने वाले दरख्तों के अंधेरे में गुम होते देखा, तो संभल कर बैठ गया। मैं झोंपड़े के बाहर ही बैठा था। झोंपड़े का कोई दरवाजा नहीं था। झोंपड़े के अंदर अंधेरा था। मैं बाहर बैठा था और चारों तरफ गहरी खामोशी थी। जिस तरफ पानी का झरना था, उसी तरफ से थोड़े थोड़े वक्फे से एक झींगर के बोलने की आवाज आ जाती थी। मैं एक अजीब कश्मकश की हालत में था। कभी लगता कि कावेरी जमीला को लेकर आ जाएगी, कभी लगता कि वो नहीं आएगी, ना ही जमीला आएगी। इस ख्याल से दिल अथाह गम में डूब सा जाता और मैं बेइख्तियार ठंडा सांस भर कर रह जाता। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ये दिन भी देखने पड़ेंगे और मेरी तकदीर में ये होलनाक वाकयात भी लिखे हुए हैं। रात गुजर रही थी। आसमान पर बादल ही बादल थे।
जो नजर नहीं आ रहे थे। अंधेरा सा छाया हुआ था। मेरी नजरें बार बार उसी तरफ उठ जाती जिधर कावेरी दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गई थी। उसे उसी जगह से मेरी बीवी को लेकर वापस आना था, मगर अभी तक उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। काफी वक्त गुजर गया। मैं बेचैन होकर कभी उठकर टहलने लगता, कभी बैठ जाता। एक दफा जो मेरी निगाह दरख्तों की तरफ गई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अंधेरे में साया हरकत करता दिखाई दिया। मैं आंखें फाड़े उस तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। साया अंधेरे में मेरी तरफ आ रहा था। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे ये दो साए हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या कावेरी मेरी बीवी को साथ ले आई है? दोनों साए चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे। जब दोनों साए चबूतरे के पास आए तो मैंने अपनी बीवी जमीला को पहचान लिया। उसकी शक्ल अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी, मगर मैंने उसकी चाल से उसे पहचान लिया था। मैं बेताब होकर चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। कावेरी उसके साथ थी। उसने आहिस्ता से कहा, ऊपर ही रहो। मैं वहीं रुक गया। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी की चाल में एक किस्म की नकाहत सी है। उसने कावेरी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। मेरे सामने आते ही मेरी बीवी रोते हुए मुझसे लिपट गई। उसका बदन तेज हवा में लरजने वाली टहनी की तरह कांप रहा था। मुझे उसके जिस्म से अजीब नामानूस सी बू आई। इस वक्त मैंने कोई ख्याल नहीं किया। वो पंजाबी में कहने लगी, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा था, मर जाती तो अच्छा था। मैं उसको प्यार से तसल्लियां देने लगा। जो होना था हो गया। खुदा का शुक्र है कि हम एक बार फिर मिल गए। अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी हमारे पास खड़ी बार बार जंगल की तरफ देख रही थी। कहने लगी, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, अब निकल चलो। जमीला ने मुझे कहा, मुझसे चला नहीं जाता। मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, जरा हिम्मत से काम लो। बस एक जंगल अबूर करना है, फिर हम रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। जमीला ने सर्द सांस भरकर कहा, अब क्या फायदा? मेरी समझ में यही आया कि वो जिन हालात से गुजर कर आई है, ये उन्हीं संगीन हालात का असर है, और ये हकीकत भी थी। मैं उसे सहारा देकर चबूतरे की सीढ़ियों पर से नीचे ले आया। कावेरी हमारे आगे आगे थी। नीचे आते ही कावेरी एक तरफ को मुड़ गई। जमीला पहले से कुछ दुबली हो गई थी। वो मेरी आगोश में से निकल आई। कहने लगी, मैं खुद चलूंगी, तुम फिक्र ना करो। तारीक जंगल की रात में हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया, लेकिन यह सफर कामयाबी की मंजिल की तरफ था। मैं अपनी बीवी को हासिल करने में कामयाब हो गया था। जमीला को मैं अपने साथ लेकर चल रहा था। इस मुख्तसर से लम्हे में ही मैंने महसूस कर लिया था कि जमीला में कुछ तब्दीली जरूर वाक़या हुई है। किसी किसी वक्त चलते चलते वो गर्दन मोड़कर पीछे देख लेती थी। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने उसे कहा, जमीला फिक्र ना करो, हम खतरे से बाहर हो चुके हैं, हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा। कावेरी हमसे सिर्फ एक कदम आगे चल रही थी। उसने मेरा जुमला सुना तो पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसने कोई बात नहीं की और चलती चली गई। ऐसे लग रहा था कि कावेरी जानती थी कि जमीला बार बार पीछे मुड़कर संथावली के मुठ की तरफ क्यों देखती है। अजीब पुरइसरार सा माहौल बन गया था। मैं इस हकीकत से अच्छी तरह बाखबर था कि संथावली के मुठ में मेरी बीवी पर पुजारी सपेरों ने बड़े मंतर फूंके हैं। उसके जिस्म पर ना जाने कितनी रातों को कैसे कैसे जहरीले सांप चलाए हैं। कावेरी ने मुझे यह भी कहा था कि उन सारी रसूमात के बाद तुम्हारी बीवी आधी नागिन बन चुकी है। उसमें सांपों वाली खसलत पैदा हो गई है, अगरचा उसका इंसानी पहलू उसकी नागिनों वाली खसलत पर अभी तक गालिब है, लेकिन आगे चलकर नाग मंत्रों का तिलिस्म अपना असर दिखा सकता है। इस वजह से भी मैं परेशान था, लेकिन मेरा खुदा पर कामिल यकीन था, और मैंने अहद कर रखा था कि जमीला पर अगर किसी मंत्र का तिलिस्मी असर हो भी गया तो मैं उसे अपनी कुव्वत इरादी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। हम एक खाई में उतर गए। कावेरी ने कहा, इस खाई के आगे छोटी नहर है जिसके पार जट्टाधारियों का जंगल है। उस जंगल में से गुजर गए तो फिर हमें अपने दुश्मनों की तरफ से कोई खतरा नहीं। मुझे ऐसे लगा जैसे जमीला चलते चलते थक गई हो। मैंने उससे पूछा, थक गई हो तो हम यहाँ रुक जाते हैं। जमीला जरा झुक कर चल रही थी। वो यकदम सीधी हो गई। कहने लगी, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। जब हम खाई से निकलकर छोटी नहर पर आए तो जमीला ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। पीछे घना जंगल था। मैंने पूछ ही लिया, क्या देख रही हो? जमीला का चेहरा अंधेरी रात में उस वक्त मुझे अजीब अजनबी सा लगा। उसने सांस भरकर कहा, कुछ नहीं, तुम क्यों पूछते हो? इस तरह का जवाब मुझे जमीला ने कभी नहीं दिया था।
मैं शर्मिंदा सा हो गया। मैंने खसियाना सा होकर कहा, वैसे ही ख्याल आया कि तुम पीछे मुड़ मुड़ कर क्यों देखती हो। खैर कोई बात नहीं, अब स्टेशन ज्यादा दूर नहीं। कावेरी नहर के किनारे चलते चलते रुक कर बोली, आगे छोटा सा पुल है, हम वहां से नहर पार करेंगे। पुल पर से नहर पार करके हम जटाधारियों के जंगल में दाखिल हो गए। हमारे फरार का ये आखिरी खतरनाक मरहला था। कावेरी ने खबरदार किया था कि ये जंगल पुजारी सपेरों की आखिरी सरहद है और यहाँ उन्होंने हर किस्म के जहरीले सांप छोड़ रखे हैं। उनके डर से यहाँ दिन के वक्त भी कोई आदमी दाखिल नहीं होता। जंगल में दाखिल होने से पहले मैंने कावेरी से पूछा कि क्या कोई और रास्ता नहीं जहां से गुजरकर हम ढायागढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएं। उसने कहा, यह खतरनाक जंगल मशरिक और मगरिब की तरफ दूर तक फैला है। हम जिस तरफ से भी जाएंगे, हमें इसी जंगल में से जरूर गुजरना पड़ेगा। मैंने जमीला से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जमीला चुप चुप सी थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चलने के अंदाज से लगता था कि उसके दिल में जंगलों और इन जंगलों में छोड़े हुए जहरीले सांपों का कोई खौफ नहीं। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी जो मेरी बीवी में पैदा हो गई थी, वगरना पहले वो सांप का नाम सुनकर ही कांप जाती थी और घर के अंधेरे कमरे में भी जाते डरा करती थी। कावेरी आगे आगे थी। वो थोड़ी दूर चलने के बाद रुक कर फिजा को सूंघ लेती थी। एक दो बार उसने मुंह से सांप की सीटी की आवाज भी निकाली। उसने बताया था कि इस सीटी की आवाज से सांप दूर दूर हट जाते हैं। शायद ये सांपों के किसी देवता सांप की आवाज थी। जटाधारियों के जंगल का फैलाव शमाल जनूब की तरफ 6 कोस से ज्यादा नहीं था। कावेरी हमें एक आसान और मुख्तसर रास्ते से लेकर जा रही थी जो घाटियों और खड्डों में से होकर जाता था। जमीला ने उस इलाके का पहनावा साड़ी पहनी हुई थी। वहां की औरतों के अंदाज में उसने बालों का जूड़ा पीछे बांध रखा था। वो मेरे साथ साथ चल रही थी। शुरू शुरू में जब वो मेरे पास आई थी तो उस पर हल्की सी नकाहत तारी थी, मगर अब वो बिल्कुल चाको चौबंद नजर आ रही थी। ये बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी। वो वक्त इन बातों की तरफ ध्यान देने का नहीं था। इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही तशवीश थी कि जिस तरह भी हो इस खतरनाक जंगल में से निकल जाएं। जंगल में कहीं दरख्त ही दरख्त आ जाते, कहीं सिर्फ ऊंची ऊंची झाड़ियां आ जाती और दरख्त एक तरफ हट जाते। कावेरी हमारी रहनुमाई कर रही थी। एक जगह कावेरी यकदम रुक गई। हम भी रुक गए। जंगल के अंधेरे में कावेरी की चमकीली आंखें बड़े तजस्सुस से इधर उधर देखने लगीं। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या बात है कावेरी? उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। वो जंगल की खामोशी में किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार सांस ऊपर खींचकर फिजा भी सूंघ रही थी। उसने हमें झाड़ियों की ओट में बिठा दिया और झुककर आहिस्ता से कहा, लगता है मेरा दुश्मन सांप हमारे बहुत करीब है। अगर मैं तुम्हारे साथ साथ चलती रही तो वो मेरे साथ तुम दोनों को भी हलाक कर देगा। हम रास्ता बदल लेते हैं, मैंने कहा। वो सरगोशी में बोली, इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही सूरत है, मैं पीछे जाती हूँ और दुश्मन साहब को यहाँ से दूसरी तरफ ले जाती हूँ। जिस तरफ मैं जाऊंगी वो मेरी बू पाकर उसी तरफ आएगा। मैं उसे जंगल के दलदली इलाके की तरफ ले जाऊंगी। दलदल की बू रात के वक्त बड़ी तेज होती है। ये बू मेरे जिस्म की बू को फिजा में जाइल कर देगी। यूं दुश्मन सांप भटक जाएगा। तुम दोनों इसी जगह बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं सांप को गलत रास्ते पर डालकर और ऊपर से होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अगर एक आध घंटे तक मैं ना आई तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। ढायागढ़ का स्टेशन जंगल से निकलते ही थोड़े से फासले पर है। तुम मेरा इंतजार ना करना। इससे पहले कि मैं कावेरी से मजीद कोई बात करता, वो तेजी से जंगल में एक तरफ अंधेरे में गुम हो गई। मैंने जमीला से कहा, कावेरी बड़ी बहादुर और हमारी बड़ी हमदर्द लड़की है। अगर मुझे ये ना मिलती तो मैं तुम्हें दोबारा हासिल नहीं कर सकता था। जमीला ने आहिस्ता से कहा, मुझे डर है कि कावेरी वापस नहीं आ सकेगी। नाग देवी का सांप जो उसके पीछे लगा है उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने जमीला से कहा, कावेरी ने मुझे बताया था कि संतावली मुठ से अगर कोई नागदासी फरार हो जाए तो सांप उसका पीछा करते हैं। क्या कोई सांप तुम्हारा भी पीछा कर रहा होगा? कावेरी ने तो मुझे बड़े एतमाद से बताया था कि अगर जमीला मुठ से फरार हो गई तो ना सिर्फ मुठ का सांप उसका ताकुब शुरू कर देगा, बल्कि मुठ का पुजारी सपेरा भी उसके पीछे लग जाएगा। लेकिन मैं जमीला की जबान से इस बात की तस्दीक चाहता था। उसने मेरी बात सुनकर पहले तो कोई जवाब नहीं दिया और चुप बैठी जंगल के अंधेरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। जब मैंने अपने सवाल को दोहराया तो वो खुश्क सी आवाज में बोली, कावेरी ने ठीक कहा था।
پھر میں نے کہا، پھر تو ہم بھی یہاں محفوظ نہیں، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ جمیلہ نے اسی پراسرار اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہمیں ہر حالت میں کاوری کا انتظار کرنا ہوگا۔ جمیلہ آخر میری بیوی تھی، کوئی غیر یا اجنبی عورت نہیں تھی۔ مجھے اس کے بارے میں تشویش تھی۔ کاوری نے اس پر پھونکے گئے سانپ کے منتروں کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا، اس کی وجہ سے میری تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ جمیلہ آگے چل کر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس وقت ہم دونوں اکیلے تھے۔ میں نے جمیلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑی محبت سے کہا، تم تو جانتی ہی ہو مجھے تم سے کتنا پیار ہے، اور مجھے تمہاری زندگی کس قدر عزیز ہے۔ یہ تمہارا پیار ہی تھا جو مجھے چلتی تلواروں میں ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرواتا تمہارے پاس لے آیا۔ جمیلہ نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے، میں بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ جمیلہ اس وقت مجھے بالکل نارمل حالت میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، کاوری کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں نے تم پر کچھ منتر بھی پڑھ کر پھونکے ہیں، اور پجاری دیوگری کے مندر میں رات بھر تمہارے ننگے بدن پر سانپ کو بھی پھرایا گیا ہے۔ جمیلہ نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان منتروں کا اور سانپ کے تمہارے جسم پر پھرنے کا تم پر کوئی اثر تو نہیں ہو گیا؟ جمیلہ چپ رہی۔ میں نے جمیلہ کو پیار کرتے ہوئے کہا، میری جان، میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے جمیلہ کو اپنے ساتھ ضرور لگا لیا تھا، مگر میں نے محسوس کر لیا کہ اس میں وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی، بلکہ وہ مجھ سے اپنا جسم بے معلوم انداز میں چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میں نے اپنے سوال کو دہرایا تو اس نے کہا، نہیں، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا تم میرے ساتھ جانے پر خوش ہونا؟ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، خوش ہوں۔ پھر اس نے اپنا چہرہ اونچا کر لیا اور بولی، ہمارے آس پاس کوئی سانپ ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ اسی طرح بیٹھی رہی جیسے اسے سانپ کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں جمیلہ، آؤ کوئی دوسری جگہ ڈھونڈتے ہیں، یہاں کے سانپ بڑے زہریلے ہیں۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، کہنے لگی، کاویری نے ہمیں یہاں بیٹھنے کو کہا ہے، ہمیں یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، لیکن تم نے خود بتایا ہے کہ یہاں کوئی سانپ موجود ہے۔ وہ بولی، فکر نہ کرو، سانپ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اندھیرے میں جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ میری مردانہ غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری بیوی وہیں بیٹھی ہو اور میں سانپ کے ڈر سے بھاگ جاؤں۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کوئی سانپ ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ اس نے فضا میں سانپ کی بو سونگھی تھی، مگر میں یہ بات جمیلہ کی زبانی کہلوانا چاہتا تھا۔ کہنے لگی، اس قسم کے سوال نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ کیوں نہ پوچھوں؟ میں نے کسی قدر خفگی سے کہا، کیا میں تمہارا جیون ساتھی نہیں؟ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں؟ جمیلہ نے سر جھکایا ہوا تھا۔ میری بات سن کر اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر مجھے گھور کر دیکھا۔ وہ چند لمحے بالکل ساکت ہو کر مجھے دیکھتی رہی۔ اندھیرے میں مجھے اس کی آنکھیں اس طرح چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوں۔ آہستہ سے کہنے لگی، سانپوں میں رہ کر مجھے سانپوں کی بو آ جاتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے سنا ہے کہ سنتھاولی مٹھ سے جو عورت فرار ہوتی ہے، ایک سانپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور موقع پا کر اسے ڈس لیتا ہے۔ مجھے تمہاری زندگی کی فکر ہے جمیلہ، کیا یہ سچ ہے؟ جمیلہ نے جنگل کی تاریکی میں اس طرف دیکھا جس طرف کاویری گئی تھی، کہنے لگی، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ سانپ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، اس کی تم فکر مت کرو۔ اچانک اس نے موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ہم پاکستان کا بارڈر کس طرح کراس کریں گے؟ پاکستان بارڈر فورس کے آدمی ہم پر فائرنگ نہیں کریں گے؟ میں نے کہا، بارڈر کراس کروانا میرا کام ہے، تم بے فکر رہو۔ وہ بڑبڑائی، بارڈر پر تو اس وقت دونوں طرف فوجیں بیٹھی ہیں، فوج کے مورچوں سے بچ کر نکلنا ممکن ہوگا؟ میں نے کہا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، آخر ہمیں اپنے ملک پاکستان بھی تو جانا ہے۔ وہ بڑے سکون سے کہنے لگی، ایک بار پھر سوچ لو، سانپوں سے تو ہم شاید بچ جائیں، مگر فوج کی فائرنگ سے بچنا مشکل ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے ہلکا سا شبہ ہوا کہ وہ انڈیا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ جب میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگی، انڈیا ہمارا ملک نہیں، بھلا میں یہاں کیوں رہنے لگی؟